हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी एडीओ का भी एग्ज़ाम चल रहा है, उसके प्रश्न देखने को मिले हैं। इतिहास के प्रश्न काफ़ी जटिल थे। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपको गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। तो अब आप अगर वन लाइनर पढ़ रहे हैं तो उससे थोड़ा सा बचेंगे, थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि प्रश्न थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला जब प्रश्न आता है, ज़्यादातर प्रश्न स्टेटमेंट वाले आते हैं, तो वहाँ आपका वन लाइनर काम नहीं करता है। तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ने का। तो अभी जब हम एडीओ का रुझान देख लिए हैं, उससे यह पता चलता है कि 72वीं में भी जो प्रश्न आएंगे वो आसान नहीं होंगे। तो इससे बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय ये है कि आप अभी से डेप्थ में पढ़ना शुरू कर लीजिए। टेस्ट ज़्यादा लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट या ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रश्नों को हल करने का कोशिश कीजिए जो जिस तरह के प्रश्न अभी देखने को मिले हैं। आप 1857, अगर मध्यकालीन की बात करेंगे तो मध्यकालीन से प्रश्न तो कम ही थे, पर प्राचीन भारत से हड़प्पा से भी प्रश्न स्टेटमेंट वाइज आए थे। तो इस तरह के चीज़ों को देखने को मिला है। जब भी ज़्यादा फॉर्म भराता है या ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं एग्ज़ाम में, तो प्रश्न खुद कठिन हो जाता है, मतलब कठिन प्रश्न ही सेट देखने को मिलता है। और इस बार जो पोस्ट के आयास लगाए जा रहे हैं, तो 1200 पोस्ट के करीब बात ऐसा सुनने को मिला है कि 1200 पोस्ट तक अभी तक हो चुका है। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सीट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो आपको तैयारी भी उसी अनुसार करना होगा। 1200 के करीब सीट देखने को मिलेगा और ये और बढ़ भी सकता है। ये बढ़ेगा तो आपका ही फ़ायदा होगा। पर 26 जुलाई को एग्ज़ाम है, उसको देखते हुए अब भी तैयारी ज़रूरी है। जिस समय लोग अब इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप एडीओ को एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद सबसे पहले बीपीएससी की ओर कूच करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप सेक्शनल टेस्ट को पूरी तरह पूर्ण करेंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको फुल लेंथ से पहले थोड़ी रिदम भी मिल जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। ये इस वीडियो का तीसरा पार्ट है, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का टेस्ट नंबर 1 प्रथम सीरीज। आप देख सकते हैं टेस्ट नंबर 1 प्रथम सीरीज हमने पहले करा चुका है। 2 वीडियो में हमने लगभग 65 प्रश्न तक करा दिया था। आगे अब हम 66 नंबर प्रश्न से देखेंगे। यह टेस्ट जो है दिनकर गोलंबर के पास V2 मॉल है, उसके ठीक सामने गंगा पैलेस 3rd फ्लोर पे आयोजित किया जाता है संडे को 10 बजे से। आप बिल्कुल आ सकते हैं, प्रश्न को देख सकते हैं। प्रश्न का उच्च स्तर के प्रश्न यहाँ पे दिए जाते हैं और इससे यह फ़ायदा होता है कि जब प्रश्न उच्च स्तर के होते हैं तो आप तैयारी करने के लिए थोड़े से और इफ़ोर्ट अपनी तरफ से लगाते हैं। तो इसमें हर सेट में 30 से 35 प्रश्न नवीन मिलते हैं। तो आपको डिस्कशन कराया जाएगा 66 नंबर प्रश्न से। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारत में विजयनगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कृष्णदेवराय से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको विस्तार में पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के अभियानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कृष्णदेवराय के अभियान के बारे में बात हो रही है। चलिए अभियान के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें अभियान में क्या प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट क्या है, अपने शासन के आरंभिक वर्षों में उन्होंने उड़ीसा के शासक के विरुद्ध कुछ किया। दूसरा है 1520 ईस्वी में उन्होंने इस्माइल आदिल खान को से रायचूर का किला जीत लिया। तीसरा है कृष्णदेवराय ने सुल्तान मोहम्मद शाह को सत्ता में पुनः स्थापित किया और यमन राज्य स्थापनाचार्य की पदवी धारण की। आप बनाने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ साथ बनाते रहेंगे। नहीं आएगा तो सुनने का कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, अपने शासन के आरंभिक वर्षों में उन्होंने उड़ीसा के शासन के विरुद्ध कुछ किया, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। तो आप इसको सही करेंगे। दूसरा है 1520 ईस्वी में उन्होंने इस्माइल आदिल खान से रायचूर का किला जीत लिया। अब 1520 ईस्वी लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए जानना बिल्कुल आवश्यक है कि उन्होंने शासन कब से कब तक किया था। जब ये आपको पता होगा तो ये आसानी से आप इस स्टेटमेंट को कर जाएंगे। तो उन्होंने, ये बिल्कुल सही है क्योंकि उन्होंने 1509 से लेकर 1535 तक उन्होंने शासन किया है। 1535 तक के करीब उन्होंने शासन किया है। ये 1520 उसके बीच में ही आ जाता है, तो आराम से आप इसको बना जाएंगे। 1509 से लेकर 1529 तक, तो इसमें 1520 भी आ जा रहा है, तो आप इसको आसाम से कर जाएंगे क्योंकि इस्माइल आदिल खान से रायचूर का किला उन्होंने जीता था और ये एक नाबालिग था, तो उन्होंने कुछ किया था और इसको जीत लिया था। तीसरा है कृष्णदेवराय ने सुल्तान मोहम्मद शाह को सत्ता में पुनः स्थापित किया और यवन राज्य स्थापनाचार्य की पदवी धारण की। ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या, जब इस्माइल आदिल खान को हराया था तो उसके बाद उन्होंने मोहम्मद शाह जो था उसको पुनः स्थापित किया था उस पद पे। तो इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अब इस ऑप्शन में आप देखेंगे 1 2 3 जहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, इसको आप टिक मार लेंगे। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आप
कृष्णदेवराय के एक एक फैक्ट को ध्यान से सुनेंगे। कृष्णदेवराय तुलु वंश के सबसे महान शासक थे। तुलु वंश, ये अक्सर पूछता है किस वंश से संबंधित है, तो तुलु वंश को आप ध्यान में रखेंगे। यह वीर नरसिंह का छोटा भाई और नरसा नायक का पुत्र था। 1509 ईस्वी में शासक बनने के बाद इन्होंने अपने विजय अभियान शुरू किया। ध्यान रखेंगे 1509 ईस्वी। अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में इन्होंने बीजापुर के नाबालिग उत्तराधिकारी इस्माइल आदिल खान को 1512 ईस्वी में पराजित कर रायचूर द्वार पर अधिकार कर लिया। तो 1512 ईस्वी में देखिए, यहाँ 1520 ईस्वी दिया है तो आपको लग रहा होगा ये गलत है, पर ये गलत नहीं है। पहले क्या है कि उन्होंने 1512 ईस्वी में उसे रायचूर में द्वार पर अधिकार कर लिया था। पर क्या हुआ था, 1520 ईस्वी में इन्होंने दोबारा, क्योंकि हुआ क्या कि इस्माइल आदिल खान ने कुछ राजा से मदद मांगकर फिर से पुनः सत्ता पे स्थापित हो गए थे, तो इन्होंने दोबारा जाके युद्ध करके उसे छीना था और तब उन्होंने किसको बैठाया था, मोहम्मद शाह को उसी सत्ता पर पुनः स्थापित किया था। तो इसलिए यह सही है, गलत नहीं है। ये 1512 में पहली बार उन्होंने पराजित किया था, पर दोबारा उन्होंने 1520 में ही पराजित किया था। 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल खान के उड़ीसा के गजपतियों के साथ मिलकर रायचूर द्वार पर कब्जा कर लिया, जिसे पुनः मई 1520 में कृष्णदेवराय ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर वापस प्राप्त किया। देखिए मैंने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही है। कृष्णदेवराय की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत थी। आपको जान के हैरानी होगा कि कृष्णदेवराय के समय पुर्तगाली अल्मीडा जो थे उनसे मतलब घोड़ा बहुत अच्छा मिलता था, तो उन्होंने अच्छा खासा घोड़ा का व्यापार उनके साथ किया था, वो उनके दोस्त थे। ठीक है, तो इस तरह की फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। कृष्णदेवराय ने अपने सैन्य शक्ति के बल पर वापस प्राप्त किया, रायचूर किले पर अधिकार कर लिया और उसने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह को अमीर बरीद की कैद से छुड़ाकर शासन में पुनः स्थापित किया और यवन राज्य स्थापनाचार्य की पदवी धारण की। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग रुक करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अनुष्ठानातिक नातेदारी विजयनगर शासन का प्रमाण चिन्ह था। विजयनगर शासकों ने निम्नलिखित में से किस एक देव स्थल की ओर से शासन करने का दावा किया था। पहला ऑप्शन है विट्ठल, दूसरा तिरुपति, तीसरा विरूपाक्ष, चौथा मल्लिकार्जुन। आप इसको बनाएंगे, ये नवीन प्रश्न है, आप इस तरह के प्रश्न को देख सकते हैं, ये प्रश्न बिल्कुल नवीन है। ठीक है, और ये आप तभी बना सकते हैं जब थोड़ा बहुत आप डेप्थ में पढ़े हो विजयनगर के शासन के बारे में। इसका आंसर होगा विरूपाक्ष। आप इसको विरूपाक्ष जितने लोग भी टिक किए हैं उनका आंसर सही है। इसको देखते हैं। देखिए होता क्या है, विजयनगर साम्राज्य की में मतलब मान्यता रहता है, एक तो मुरुगन आप ऑलरेडी जानते हैं दक्षिण भारत में, विजयनगर साम्राज्य में विरूपाक्ष को लोग ज़्यादा मानते थे, उन्हें भगवान का दर्जा दे रखा था, तो उन्हें लगता था कि जो शासन कर रहे हैं वो विरूपाक्ष ही कर रहे हैं, वही चुन रहे हैं राजा को, उन्हीं के वजह से ये शासन हो रहा है, उन्हीं की वजह से प्रजा सुखी है। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया था, विजयनगर शासकों ने निम्नलिखित में से किस एक देवस्थल की ओर से शासन करने का दावा किया, तो राजा जो भी होता था वो कहता था हम विरूपक्ष की ही ओर से शासन कर रहे हैं, मतलब भगवान ने हमें चुना है शासन करने के लिए। तो ये प्रश्न थोड़ा जटिल था पर ये आसान था अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। अब इसको डेप्थ में देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में विजयनगर स्थान का चयन वहाँ के विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। अनुष्ठानातिक नातेदारी विजयनगर शासन का प्रमाण चिन्ह था, यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान श्री विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। कृष्णदेवराय प्रथम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य है, इसका मतलब ये है कि 3 कथन सही होंगे, कोई एक कथन गलत होगा। चलिए ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है यहाँ पे। पहला है ईरानी राजदूत अब्दुल रज़ाक किस उसके दरबार में आया था, मतलब कृष्णदेवराय के दरबार में ईरानी राजदूत अब्दुल रज़ाक आया था, पहला ऑप्शन है। दूसरा, उसने हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। तीसरा है उसने उड़ीसा, गुलबर्गा तथा उदयगिरी पर अधिकार कर लिया। चौथा है उसका प्रधानमंत्री महाप्रधान कहलाता था। आप इसको बनाएं, ये क्वेश्चन काफ़ी दमदार है। इस तरह के प्रश्न अगर आप करके जाएंगे तो यकीन मानिए आप बिल्कुल वहाँ पे आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा फैक्ट कवर करने के साथ साथ डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि एडीओ के प्रश्न देखने के बाद यह महसूस हो गया है कि बीपीएससी के 72वीं के प्रीलिम्स में भी प्रश्न आसान नहीं आएंगे। आप इसको बनाइए। कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है कमेंट में जरूर इस आंसर करेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, आप देखिएगा पहला ऑप्शन ही आपको गलत मिलेगा। तो जितने लोग अगर पढ़े हैं ध्यान से वो तो पहला ऑप्शन देख के ही गलत कर देंगे, तो बाकी 3 पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हम इसको डेप्थ में करेंगे। ईरानी राजदूत अब्दुल रज़ाक जो है ये आया था देवराय द्वितीय, ध्यान रखेंगे देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसने हजारा मंदिर का निर्माण कराया था, कृष्णदेवराय ने कराया था। तीसरा है उसने उड़ीसा, गुलबर्गा, उदयगिरी पर अधिकार कर लिया, ये भी बिल्कुल सही है। उसका प्रधानमंत्री महाप्रधान कहलाता था, ये भी सही है।
तो आप आसानी से इसको, जितने लोगों ने ए नंबर ऑप्शन को चुना है उनका बिल्कुल सही है। चलिए इसको डेप्थ में करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में देखिए, कृष्णदेवराय तेलुगु और संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। ये बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। उन्होंने एक बुक भी लिखा था, अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि हजारा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप कृष्णदेवराय टिक करेंगे। कृष्णदेवराय महान सेनानायक थे। रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था, ये मैंने आपको अभी बताया है। उड़ीसा में गजपति प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था 1514 ईस्वी में। 1520 में बीजापुर को जीता, गुलबर्गा का किला नष्ट कर दिया। तो उनका मेनली शासन 1509 से 1529 तक था। उनके शासन में जो पुर्तगाली यात्री आया था वो था डोमिंगो पायस। ये ध्यान में रखने की जरूरत है, डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस जो होता है वो आता है कृष्णदेवराय के दरबार में। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। पुर्तगाली का यात्री जो घोड़े के व्यापारी थे, ठीक है। पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने कृष्णदेवराय के न्याय और निष्पक्षता की प्रशंसा की है, और बाबर ने भी कृष्णदेवराय की चर्चा की है। बाबर ने अपने आत्मकथा में कृष्णदेवराय का जिक्र किया था कि वो काफ़ी मजबूत राजा है। तो कृष्णदेवराय का चर्चा बहुत है, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासन काल में सर्वप्रथम अवतरित हुई? देखिए ये भी प्रश्न बिल्कुल नवीन है। अब ये है तो कला संस्कृति का, नृत्य शैली की बात हो रही है, पर विजयनगर शासन काल में से ही संबंधित है। तो जब भी थोड़ा बहुत फंसाना होता हो आपको, तो इस तरह के प्रश्न भी डाल दिए जाते हैं। तो आप इसको करने का कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, दूसरा है यक्षगान, तीसरा कृष्ण अहम, चौथा व्योमलता। मोहिनीअट्टम से तो आप लोग भली भांति परिचित हैं, बहुत सारे लोग मोहिनीअट्टम के बारे में जानते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न को ज़्यादातर लोगों ने मोहिनीअट्टम मारा था, पर ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा यक्षगान। यक्षगान होगा। यक्षगान क्यों होगा? यक्षगान इसलिए होगा कि यक्षगान ही सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य में नृत्य के लिए आया था। मनोरंजन के लिए, देखिए पहले के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? नृत्य करते थे। अभी के समय की तरह कुछ खास टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो लोग नृत्य करते थे, राजा शिकार करते थे, शतरंज खेलते थे। तो इस तरह के मनोरंजन के साधन थे। तो विजयनगर साम्राज्य में भारतीय नृत्य शैली यक्षगान सर्वप्रथम अस्तित्व में आई। मनोरंजन के क्षेत्र में नाटक और यक्षगान, जिसे मंच पर संगीत और वाद्यों द्वारा अभिनय किया जाता था, इस काल में बहुत लोकप्रिय था। आपको जान के हैरानी होगा कि ये कितना पुराना है, ये नृत्य शैली कितनी पुरानी है। ये विजयनगर साम्राज्य के समय बहुत लोकप्रिय था। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसे अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगत गुरु कहकर वर्णित किया गया? ये भी क्वेश्चन काफ़ी उम्दा क्वेश्चन है। अब इसमें कहा जा रहा है अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए, ये नोटिस करेंगे आप, इसे इन सब लाइनों को नोटिस करना। अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगत गुरु कहकर वर्णित किया गया। जगत गुरु कहकर वर्णित किया गया मतलब जनरली क्या होता था कि लोग उस समय शासन तो कर रहे थे, पर शासन करने के दौरान होता क्या था कि अब मुस्लिम शासक ज़्यादातर हिंदू राजाओं को संरक्षण नहीं देते थे, उन पर जजिया कर लगा देते थे। तो इस तरह का कार्य बहुत कम शासक देखने को मिला है कि उनके अंदर धर्म सहिष्णु हो, सारे धर्मों को साथ लेकर समभाव के साथ चले। अकबर में देखने को मिला था, तो इसलिए उनका शासनकाल काफ़ी लंबा गया था। अब इसमें एक प्रश्न आया कि भाई कौन सा हिंदू को संरक्षण देने की बात कहा जा रही है। ऑप्शन देखिए, बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, दूसरा ऑप्शन मालवा का महमूद द्वितीय, तीसरा बंगाल का हुसैन शाह, चौथा गुजरात का महमूद बेगड़ा। चारों राजा आप ध्यान से देखेंगे तो मुसलमान ही हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। अब इसका आंसर होगा बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। क्यों होगा भाई, ये आंसर क्यों होगा? देखिए इन्होंने सिर्फ हिंदुओं को संरक्षण नहीं दिया, इन्होंने जजिया कर को भी खत्म किया था, और ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। इनको अबला बाबा के नाम से जाना जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ध्यान देंगे ये द्वितीय है। बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय मतलब इतना अच्छा दान वान करते थे, और उन्होंने जजिया कर भी नहीं लगाया था, उन्हें ब्राह्मणों को संरक्षण दिया था। उन्होंने सिर्फ एक धर्म को नहीं, सिख को भी, इसलिए ये फेमस थे, उद्धार कहे जाते थे। तो इनको अबला बाबा भी कह के संबोधित किया जाता था। तो अगर मान लीजिए अबला बाबा ही पूछ देगा तो आप इन्हीं को टिक मारेंगे। चलिए डेप्थ में करते हैं। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर के आदिल शाही वंश का महानतम शासक था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 9 साल की आयु पर गद्दी पर बैठा। देखिए कितना कम उम्र में, 1580 से लेकर 1627 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, लंबा शासन किया है। 47 साल एक लंबा समय होता है। 9 साल की आयु पर गद्दी पर बैठना। वह गरीबों पर बहुत मेहरबान थे। उन्हें अबला बाबा,
अबला बाबा का अर्थ क्या होता है? गरीबों का दोस्त। इसको ध्यान में देंगे, अबला बाबा का अर्थ होता है गरीबों का दोस्त। इन्होंने एक किताब नवरस शीर्षक से लिखा था। अब ये कभी कभी प्रश्न आ जाएगा आपको, किताब पुस्तक के बारे में अक्सर आता है, तो कभी कभी ऐसा प्रश्न आएगा किताब नवरस शीर्षक किसने लिखा था। तो अगर आपको जानकारी होगी आप आराम से इसको कर जाएंगे। अब उदार व धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण था उनका, इसलिए उन्होंने जगत गुरु कहलाया। ज़्यादातर मुस्लिम शासक का दृष्टिकोण उदार नहीं होता था, धर्मनिरपेक्ष नहीं होता था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता था। ये हिंदू संतों और मंदिरों समेत सभी का संरक्षण देते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक को दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया गया? पहला ऑप्शन है अहमद शाह, दूसरा मोहम्मद बेगड़ा, तीसरा बहादुर शाह, चौथा मोहम्मद शाह। यहाँ पे आंसर होगा बहादुर शाह। ये आसान क्वेश्चन था, फैक्ट है, प्योर फैक्ट है, आप इसको आराम से कर जाएंगे अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं पुर्तगालियों के बारे में। तो गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना जफर खां ने 1407 ईस्वी में की थी। इस वंश के शासक बहादुर शाह ने 1535 में पुर्तगालियों से एक मैत्री संधि की और सुरक्षा और सहायता के बदले उन्होंने दीव की पुर्तगालियों को सौंप दिया। अब पुर्तगालियों ने कहा कि भाई हम आपको सुरक्षा देंगे, उन्होंने संधि की कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आपकी सहायता करेंगे, तो इसके बदले दीव को उन्होंने, दीव क्या था, एक छोटा मोटा टापू था, द्वीप था, उसको उन्होंने दे दिया, पुर्तगाली को सौंप दिया। उस समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? नूनो डी कुन्हा था। तो नूनो डी कुन्हा था, तो ये जानना जरूरी है कि कौन था, नूनो डी कुन्हा। अगला प्रश्न की ओर रुख करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया? अब देखिए इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से कर जाएंगे। यहाँ कश्मीर की बात कर रहा है, कश्मीर की बात कर रहा है, तो कश्मीर आते ही आपका ध्यान जाना चाहिए जैनुल आबदीन पे, क्योंकि इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता था, जैनुल आबिदीन। अब इसमें एक ऑप्शन जैनुल आबदीन है जिसके बारे में आप जानते हैं, थोड़ा बहुत कश्मीर का इतिहास पढ़ने पे इन्हीं का नाम अच्छे से आता है, तो आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो आपका जैनुल आबदीन आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल में करते हैं। सुल्तान जैनुल आबिदीन कश्मीर का एक सुप्रसिद्ध शासक था, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता तथा उसने अच्छे कार्यों के कारण उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। उसने जजिया गैर मुस्लिमों पर लगने वाले कर को हटा दिया तथा गोवध को निषेध किया। जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम शासक था। वह अनेक हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किया। वह विज्ञान, फारसी, कश्मीरी, संस्कृत तथा तिब्बती भाषाएं भली भांति जानता था। देखिए कितनी सारी जानकारी इसमें उपलब्ध है। पहले तो 1420 से 1470 तक किसने शासन किया? जैनुल आबदीन ने किया। दूसरा, सभी धर्मों के प्रति उसका सहिष्णुता, मतलब धर्मनिरपेक्ष राजा था। जजिया कर लगाना उस समय हटाना या गौ निषेध करना मुस्लिम शासक के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये सारा काम उसने किया था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किया था। उच्च पद प्रदान किया था, मतलब जनरली मुस्लिम शासक अपने उच्च पद पे हिंदू को नहीं रखते थे। अकबर में भी देखने को मिला था, औरंगजेब में भी देखने को मिला था, पर जैनुल आबदीन ने भी किया था ऐसा। तो आप इसको ध्यान देंगे। और उसे विज्ञान, फारसी, कश्मीरी, संस्कृत तथा तिब्बती, इतनी सारी भाषाएं आती थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। पहला ऑप्शन है उत्तर भारत से, दूसरा दक्षिण भारत से, तीसरा पूर्वी भारत से, चौथा पश्चिम भारत से। चलिए आप इसको बनाएंगे, थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए, साथ साथ बनाते रहेंगे तो बेहतर मज़ा भी आएगा और थोड़ा सा आसानी भी होगा कि आपने कितना सही किया। ये बेहतर होता है, कमेंट करेंगे कितना सही हो रहा है, तो बनाएंगे तभी तो बताएंगे, तो साथ साथ बनाते रहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुन रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 73 नंबर क्वेश्चन बनाइए। इसका आंसर होगा दक्षिण भारत। देखिए भक्ति आंदोलन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भक्ति आंदोलन से बीपीएससी में प्रश्न भी आए थे, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए इसको डेप्थ में करते हैं। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम नैनार संतों, मतलब शिव भक्त, और अलवार संतों, मतलब वैष्णव भक्त। ध्यान देंगे, नैनार होता है शिव भक्त, अलवार होता है वैष्णव भक्त, के द्वारा दक्षिण भारत में बौद्ध एवं जैन धर्मों के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। मतलब बौद्ध जैन जिस समय धर्म फैल रहा था, उस समय वैष्णव धर्म और शैव धर्म भी दक्षिण भारत में फैला, क्योंकि उसके विरुद्ध। जबकि इसकी पृष्ठभूमि शंकराचार्य ने तैयार की थी। शंकराचार्य, इसमें निम्न जाति एवं महिला संतों ने भी भाग लिया। महिला संत ने भाग लिया। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे तो आप इसको कर जाएंगे। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन के प्रणेता रामानुजाचार्य थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? रामानुजाचार्य। ईस्वी 1017 से 1137। 12वीं शताब्दी में रामानंद ने भक्ति को उत्तर भारत ले आए।
ये प्रश्न भी आया था, ध्यान देंगे तो आपको बीपीएससी में मिलेगा इस तरह के प्रश्न कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेके आया, तो रामानंद ने भक्ति को उत्तर भारत लेके आए थे। 15वीं 16वीं शताब्दी में भक्ति संस्कृति को कबीर, नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य, मीराबाई आदि संतों ने पुनर्जीवित किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। मतलब इसमें से 4 युग्म दिए हैं, 3 सही होगा, कोई एक गलत होगा। चलिए इसको करते हैं। चिश्ती, दिल्ली और दोआब, सही है, बिल्कुल सही है, चिश्ती होगा, दिल्ली और दोआब सही है। सुहारावर्दी, सिंध, ये भी सही है। तीसरा है औलिया मध्य प्रदेश, देखिए ये हो गया गलत आपका, क्योंकि ये होगा दिल्ली, ध्यान देंगे दिल्ली होगा, दिल्ली। ठीक है। चौथा फिरदौसी, बिहार, बिल्कुल सही है। तो आप जितने लोग ने सी नंबर ऑप्शन को टिक मारा है उनका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें भी आपको सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है, मतलब मिलान करना है। चलिए इसको मिलान करते हैं। पहला सूची में है वल्लभाचार्य, दूसरे में द्वैतवाद, दूसरे में वल्लभाचार्य द्वैतवाद, रामानुज पुष्टि मार्ग, तीसरा माधवाचार्य विशिष्टा द्वैत, चौथा शंकर अद्वैत। चलिए करिए, पहला क्या होगा, वल्लभाचार्य का बताइए क्या होगा, कोशिश करिए बताने का। वल्लभाचार्य का होगा पुष्टि मार्ग। अब इसमें देखिए कि ए का 2 कौन कौन सा है, देखिए 1 नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन तो यूं ही कट जा रहा है, क्योंकि इसमें है ही नहीं वो। अब सिर्फ 2 बचा। अब रामानुज का बताएंगे, रामानुज का क्या होगा, रामानुज का होगा विशिष्टाद्वैत, रामानुज का मतलब बी का 3 होगा। बी का 3 किसमें, एक ही है, मतलब सी नंबर ऑप्शन स्पष्ट। सिर्फ 2 आपको आता है, सिर्फ आपने 2 मिलान किया और आपका आंसर आ गया। तो जरूरी नहीं है कि अगर मिलान दिया है तो चारों को मिलाएंगे तभी आंसर करेंगे, आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड से भी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। गांधी जी द्वारा गाया हुआ प्रिय एवं प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना किसके द्वारा की गई थी। ये है नवीन प्रश्न। देखिए ये सभी जानकारी रखनी चाहिए, हालांकि ये मध्यकाल में नहीं आता है, पर ये उससे रिलेटेड है इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न आपको किताब में मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखनी होगी। अब जैसे गांधी जी के बारे में पढ़े होंगे तो ये आप आसानी से जानते होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, वैष्णव जन, मतलब ये वैष्णव धर्म से संबंधित था। देखिए गांधी जी पर उनकी माता का प्रभाव काफ़ी था, उनकी माता वैष्णव धर्म को फॉलो करती थी, जिस वजह से उनका भी थोड़ा सा उसके ओर रुझान ज़्यादा था। पहला ऑप्शन क्या है, स्वयं महात्मा गांधी द्वारा। दूसरा ऑप्शन है 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता द्वारा। तीसरा गुजराती कवि आखो द्वारा। चौथा गुजराती कवि प्रेमानंद द्वारा। है तो ये गुजराती, ये कन्फर्म है। तो स्वयं महात्मा गांधी द्वारा तो गलत हो जाना है भाई, इसको गलत कर दीजिए, तो पहला ऑप्शन तो उड़ गया। अब 2 गुजराती कवि आखो और कवि प्रेमानंद और 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता द्वारा। अब अगर आपको ये पता हो कि ये मध्यकालीन से रिलेटेड है तो आप इसको आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि 16वीं शताब्दी दे दिया, एक नरसिंह मेहता दे दिया, नरसिंह मेहता भी आपको आता है तो आप इसको आराम से कर जाएंगे। तो इसका आंसर बी होगा, 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता द्वारा। वैष्णव जन तो तेने कहिए 15वीं सदी के संत नरसिंह मेहता द्वारा गुजराती भाषा में लिखा गया प्रसिद्ध भजन है तो ये गुजराती, क्लियर कट है। ये 2 ऑप्शन आपको दिया गया था कंफ्यूज करने के लिए, गुजराती लिख के। इस भजन में वैष्णव जनों के उत्तम आदर्श एवं वृत्तियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन पढ़ते हैं। सबसे पहले, औरंगजेब ने चिंतामणि मंदिर को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। उपरोक्त में से आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब ये 2 ऑप्शन है, उसमें से चुनना है आपको कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कोशिश करिए 7 बनाने का, बताइए इसका कमेंट में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप इसको बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, बनाइए। ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट दिया तो ये हार्ड है। देखिए पहला ऑप्शन है औरंगजेब ने चिंतामणि मंदिर को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, 100% गलत है। कुव्वत उल इस्लाम को कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाया था, ये सही है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन गलत, तीसरा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। ये तो आसानी से बन गया, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि पहला असत्य है लेकिन दूसरा कथन सत्य है। डेप्थ में करिए इसको। कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम, देखिए कुतुब मीनार परिसर में स्थित है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी के आखिरी दशक में करवाया था। यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित पहले शहर की सामूहिक मस्जिद थी, जिसे इतिहास में देहली कूहना, ध्यान देंगे, इसे
इतिहास में देहली कूना के रूप में वर्णित किया गया है। अब देहली कूना का मतलब क्या होता है भाई? पुराना शहर। ये आपको पता हो तो कोई भूल ही नहीं पाएंगे। अब मस्जिद का विस्तार इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने किया, सीधा बात है, तो इसमें औरंगजेब का कोई लेना देना नहीं है, तो ये सीधा सीधी पूरी तरह गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत है? देखिए ये प्रश्न ना मतलब जाहिर सा बात है कि इसमें शब्द को टेढ़ा किया गया है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश का मकबरा, दूसरा बलबन का मकबरा, तीसरा अलाई दरवाजा, चौथा कुव्वत उल इस्लाम, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया है। अब ये क्या कह रहा है? प्रथम वास्तविक मेहराब जिसमें सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत है, मतलब ये ना इस चारों में से किसका मकबरा है या कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर प्रथम वास्तविक मेहराब देखने को मिलता है, यही इसका पूरी तरह अर्थ है। पर इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया है, तो इसमें कुछ कठिन शब्द डाल दिए गए हैं, जिसमें ऐसे कीवर्ड है दृश्यातीत। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। आंसर क्या होगा बताइए, एक बार ट्राई कीजिए। बलबन का मकबरा, ध्यान देंगे बलबन का मकबरा बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा है वो। दिल्ली के सुल्तान बलबन द्वारा राय पिथौरा किले के निकट निर्मित किया गया था। स्वयं का मकबरा, बलबन अपने जीवन काल में स्वयं का मकबरा निर्मित करवाया। ठीक है, बलबन का मकबरा इस्लामी कला का श्रेष्ठ नमूना है। देखिए कितना बेहतरीन बात है कि इस्लामी कला का श्रेष्ठ नमूना है। वस्तुतः सही रूप में मेहराब का प्रचलन सर्वप्रथम बलबन के मकबरे में हुआ। अब देखिए सबसे पहले बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम क्या होता है? मेहराब का चलन होता है। मेहराब क्या होता है? आप जब कला संस्कृति पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया जाएगा, उसका चित्र भी बना के दिखाया जाएगा। तो ये बलबन के मकबरे में ही देखने को मिला था सबसे पहले, और इस्लामी शैली का निर्मित प्रथम मकबरा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को आप याद रखेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये अभी जिस हालत में है, मतलब इतने अच्छे चीज़ों को भी संभाल के सरकार नहीं रख पा रही है, ये अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में उपस्थित है। तो भाई कम से कम इस तरह की चीज़ें जो इतिहास में देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, उसे कम से कम संभाल के रखना चाहिए। उसमें कम से कम पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, ताकि कोई देखने जाए तो एटलीस्ट समझ पाए कि नहीं ये कैसा था। तो संरक्षण की आवश्यकता है। चलिए अगले प्रश्न को रुख करते हैं। अगला प्रश्न भी सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, इसमें देखिए क्या है, एक तरफ वास्तुशैली दिया हुआ है, दूसरी तरफ राजवंश दिया हुआ है। अब आपको ना उससे सुमेलित करना है, और थोड़ा सा ये टफ है। ये अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इसमें आना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं। पहला क्या है? मेहराब की निचली सतह पर कमल कृति की झालर। दूसरे तरफ दिया है सर की। अष्टभुजीय मकबरों का उदय विजयनगर। स्तंभ में बोधी गई का प्रयोग खिलजी। दूसरा झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार तुगलक। अब इसको पहले मिलान करना है। पहला ऑप्शन क्या है? मेहराब की निचली सतह पर कमल कृति की झालर। ये किस वंश से है? अब ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, आपको जान के हैरानी होगा, ये खिलजी है, हमारे खिलजी। तो पहला में 3 किस्में है। देखिए ऑप्शन नंबर है ए और डी, मतलब दूसरा ऑप्शन और तीसरा नंबर ऑप्शन तो यूं ही एलिमिनेट हो गया अगर आपको आता है। चलिए ये नहीं आता, ये तो आपको आता होगा कि अष्टभुजीय मकबरों का उदय कब हो रहा है, ये आपको पक्का पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आप करिए तुगलक। भाई तुगलक हो गया। बी का 4, अब देखिए बी का 4 किस में है? ऑप्शन नंबर डी, एक इसी में तो है बी का 4। तो सिर्फ 2 आता है तो बना जाएंगे, लेकिन हम चारों मिला लेते हैं। ठीक है, स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग विजयनगर। स्तंभ का बात कर दिया विजयनगर, हिंदू साम्राज्य। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी। अब ये एकमात्र यही बच जाता है जिसको लेके जाइए आप सरकी के पास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। वह मुस्लिम लेखक कौन था जिसने भगवत गीता, पुराण, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त के अध्ययन के बाद तुलनात्मक धर्म में रुचि दिखाई? ये प्रश्न काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, और इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती किए हैं, क्योंकि इसके ऑप्शन ट्रिकी है। ऑप्शन देखिए क्या है? अमीर खुसरो, अल-बुरनी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, अबुल फजल। अब बच्चे कंफ्यूज, भाई इसका आंसर क्या होगा? पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसका आंसर होगा अल-बुरनी। ये अल-बुरनी जो है, इसको क्या कहा जाता था बताइए? अल-बुरनी का कुछ उपाधि था, आप उसके बारे में कमेंट करेंगे। ठीक है, अल-बुरनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ था। उस समय ख्वारिज्म कहलाता था। किताब उल हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद सचाऊ ने अल-बुरनी इंडिया एनकाउंटर ऑफ द रिलीजन नाम से किया था। इनका एक किताब था, किताब उल हिंद है, ठीक है, उसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था, उसका ये नाम बताया गया है कि मतलब ठीक है, अल-बुरनी इंडिया
एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन जो नाम है, किताब उल हिंद का अंग्रेजी वर्जन है। तो अब इसमें क्या कर रहा है, मुस्लिम लेखक तो बोला है, आप तो जान रहे हैं, भगवत गीता, पुराण और वराहमिहिर। मतलब अल-बुर्नी को काफ़ी दिलचस्पी था इन सब में। उसने ब्रह्मगुप्त के किताब का भी अध्ययन किया था, वराहमिहिर की किताब का अध्ययन किया था। वीर्य, आपको जान के हैरानी होगा कि वो भगवत गीता, पुराण और वराहमिहिर इन सारे अध्ययन को, मतलब किताब को अध्ययन किया था। उसे नॉलेज था, संस्कृत का नॉलेज था, ठीक है। उसके बाद उसने एक किताब लिखा, किताब उल हिंद। अब इनको क्या उपाधि दिया जाता है, आप इसके बारे में कमेंट करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह नक्शबंदियों के नेता ख्वाजा उबैदुल अहरार का अनुयायी था? अनुयायी का मतलब क्या होता है? अनुयायी का मतलब क्या होता है? फॉलोअर। आपके इंग्लिश में फॉलोअर, हिंदी में अनुयायी। अनुयायी देखिए ऑप्शन क्या क्या है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। अब मुगल बादशाह का क्या नाम कह रहा है, तो इन चारों तो मुगल बादशाह हैं, तो आप इसमें एलिमिनेट कर नहीं सकते। इसमें आपको अगर पता होगा तो भी पता होगा, थोड़ा बहुत अगर आप बाबरनामा से रिलेट करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि बाबर जो था ना, नक्शबंदियों के नेता ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था, मतलब इसे पसंद था, ठीक है। नक्शबंदी, ये बाबर आंसर हो जाएगा इसका, बाबर को टिक मार लें। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बहुत सारी बातें कही है, ठीक है। इसे ज़्यादा समय नहीं मिला शासन करने का, पर इतने कम सालों में इतने बहुत सारे काम किए। खासकर बाबरनामा भी लिख दिया और युद्ध लड़ा, कभी शांति से रहा तो नहीं इसने। ये हमेशा संघर्ष किया, और जब इसके शासन करने के दिन आए इसने युद्ध किया और आखिर में मर गया। मतलब 4 साल के शासनकाल में क्या ही कर लेगा कोई। बाबर नक्शबंदियों के नेता नसीरुद्दीन उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर ने ही शाहरुख नामक चांदी का सिक्का और बाबरी नामक सिक्का चलाया था। इस प्रकार उसके बाद वास्तव में मुगल साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ। ये बात सही है कि मुगल साम्राज्य का विस्तार बाबर के बाद शुरू हुआ, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। मसनवी, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम है मुबायिन, दीवान, प्रोसाडी पर तुर्की संग्रह, बाबरनामा। अब ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है और नवीन प्रश्न है। आपको जान के हैरानी होगा कि ज़्यादातर लोग इसको गलती कर दिए, क्योंकि अब क्या कर रहा है, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो लोग को लगता है कि अगर बाबर लिखा है तो भाई बाबरनामा ही होगा। तो सारे बच्चे ठीक किसको मार दिए, बाबरनामा को, और ये हो गया गलत। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मुबायिन। तो जब भी थोड़ा क्वेश्चन ना आसान लगे या लगे बहुत आसान है, थोड़ा ना ऑप्शन पे गौर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो आसान दिख रहा है वो आसान है, वो आसान होता नहीं है, बस दिखता है। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी चुगताई तुर्की में लिखी गई है। इसे चुगताई ही नहीं अपितु तुर्की का भी श्रेष्ठ कृति माना गया है। बाबर ने फारसी में एक नवीन काव्य शैली अपनाई जिसे मुबायिन कहा जाता है, जिसमें मुस्लिम कानूनों का संग्रह है। तो ये इसका नाम था। मसनवी जो बात कर रही है वो मुस्लिम कानून का संग्रह था, उसका नाम मुबायिन था, ठीक है। तो बाबरनामा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। ये बाबर तुजुक ए बाबरी 4 बार अनुवाद किया गया है। आपको जान के हैरानी होगी, 4 बार। 2 बार का अनुवाद हाँ हुमायूं के समय हुआ, एक तो पायंदा खान ने कर दिया, एक जैन खान ने कर दिया। तीसरा अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, और चौथी बार अनुवाद शाहजहां के समय मीर अबू तालिब तुर्बाती ने किया था। तो एक किताब का 4 बार अनुवाद किया गया है, समझ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न को रुख करते हैं। भारत में मुगल शासन की स्थापना ने, पहला ऑप्शन नगरीकरण को मजबूत किया, दूसरा तटवर्ती उत्तर भारत में अंतरनगरीय संपर्क को मजबूत किया, तीसरा भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ावा, चौथा लंबी दूरी के व्यापार के जोखिम को कम किया। अब ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, इसको अगर आप पढ़ें अच्छे से तो कर जाएंगे, नहीं तो मुश्किल होगा ये आपके लिए। चलिए बताइए इसका क्या होगा, बताने का कोशिश कीजिए। एक बार कमेंट करेंगे आप सभी इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये बेहतरीन क्वेश्चन है। नगरीकरण को मजबूत किया, देखिए ये बिल्कुल सही है भाई। बाबर नगरीकरण का मजबूत हुआ शासन से, बिल्कुल सही है। मुगल काल शासन में, ये मुगल शासन का बात हो रहा है, बाबर का बात नहीं हो रहा है, पूरे मुगल शासन का बात हो रहा है। तो जब मुगल शासन का बात होगा तो सारे मुगल के शासन करने वाले कंसीडर किए जाएंगे इसमें। फिर क्या है, तटवर्ती उत्तर भारत में अंतरनगरीय संपर्क को मजबूत किया, ये भी सही है। भारत में समुद्री व्यापार को बढ़ावा, बिल्कुल सही है। ये मुगल शासन चाहता था, व्यापार कौन नहीं चाहता है, सब कुछ चाहता है कि अपना व्यापार बढ़े, क्योंकि उससे आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है। लंबी दूरी के व्यापार के जोखिम को कम करना, ये थोड़ा गलत होता है, पूरी तरह गलत होता है भाई। समुद्र नेवी सिस्टम कमज़ोर था, मुगल शासन में जहाज वहाज का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। ये लोग तो खुद ही अकबर को भी पुर्तगालियों से अपने जहाज़ को व्यापार के लिए भेजने के लिए टैक्स देना पड़ता था, हालांकि उससे बातचीत करके उन्होंने पार करवा दिया था, पर ये स्थिति थी कि नेवी कमज़ोर थी, तो लंबी दूरी के व्यापार का जोखिम कम नहीं हुआ।
शासन में, मुगल शासन में। तो ये सीधा सीधी ये गलत हो जाता है, 1 2 3 सही है। अब देखिए ये किस में है, 1 2 3 पहले ऑप्शन में, आप देखिए यही सही हो जाता है। ठीक है, चलिए विस्तार से करते हैं इसको। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के पानीपत के युद्ध में पराजित करके किया। बात सही है, पहला पानीपत का युद्ध होता है, उसके बाद मुगल वंश का नींव पड़ता है। मुगल शासन में उच्च केंद्रीकृत प्रशासन निर्मित किया, नगरीकरण को मजबूत किया गया, नवीन शहर बने। अब नगरीकरण का मतलब क्या हुआ, नया नया शहर का मतलब, तो नवीन शहर तो बने थे, फतेहपुर सीकरी, अटक, फरीदाबाद, इस तरह की स्थापना होता है। तटवर्ती उत्तर भारत में अंतर नगरीय संपर्क को मजबूत किया गया। मुगल शासकों ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया, क्योंकि वे व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे। मैंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है, शासन चाहे कोई भी करे, वो चाहेगा कि व्यापार बढ़े, क्योंकि व्यापार बढ़ेगा तो आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी। ठीक है, अकबर ने पुर्तगालियों से समझौता कर अपने जहाज को बिना कर दिए लाल सागर में भेजने की अनुमति प्राप्त की थी। समझ रहे हैं, मतलब ये थी स्थिति। तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन पूरी तरह गलती हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 84 नंबर प्रश्न में क्या है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला है बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर। आपको जान के हैरानी होगी कि 90% लोग इसको गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ गुजरात की बात हो रही है। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? या तो लोग अकबर मार देंगे, ठीक है, पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा हुमायूं। हुमायूं, गुजरात विजय का श्रेय सर्वप्रथम मुगल शासक हुमायूं को दिया जा सकता है। 1535 से 36 में गुजरात के शासक बहादुर शाह पर आक्रमण किया एवं उसे भागने पर विवश कर दिया। उस प्रकार हुमायूं प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध भी सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो जब ये प्रथम का बात आएगा ना, पहला, तो हुमायूं करेंगे आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। निम्नलिखित में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेर शाह के द्वारा करवाया गया था? देखिए, मध्यकालीन में सूर्यवंश बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1 से 2 प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। हालांकि अब मध्यकालीन भारत का ज़्यादा प्रश्न देखने को प्रीलिम से मिलता है नहीं, मतलब पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है, फिर भी सूर्यवंश हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, तो आप इसको तो डिटेल में करके जाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? पहला सासाराम का मकबरा, दूसरा किला कुहन मस्जिद, तीसरा सिकंदरा का मकबरा, चौथा जामा मस्जिद। बताइए क्या होगा? नया प्रश्न है बिल्कुल, देखेंगे ऑप्शन भी बिल्कुल नया है, ए बी, ए सी, ए डी, बी डी। तो बताएंगे आप इसका आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट करेंगे। देखिए इस तरह के प्रश्नों को करिए, करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप आसान प्रश्नों को करके एग्जाम नहीं निकाल सकते, आपको थोड़ा बहुत डायनेमिक होना पड़ेगा। स्थापत्य कला के क्षेत्र में शेर शाह का योगदान अविस्मरणीय है। ठीक है, सासाराम का मकबरा आपको पता है भाई, सासाराम में तो शेर शाह ने अपना मकबरा बनवाई था, तो ये तो सही हो जाता। तो पहला सही, ए किस में है, तो चौथा नंबर गलत हो जाता है। 3 ऑप्शन अभी भी रेस में है। दूसरा है किला कुहन मस्जिद, देखिए ये भी सही है। सिकंदरा गलत हो जाता है, जामा मस्जिद आप जानते हैं गलत हो जाता है, तो ये भी डी भी कट जाता, तो 2 ऑप्शन में ही मेनली कन्फ्यूजन आपको रहता, तो ए बी आपका आंसर हो जाएगा। एलिमिनेट मेथड कर सकते हैं आप, 2-3 मतलब 2 ऑप्शन तो इससे बिल्कुल हट जाते हैं, 2 ऑप्शन में 50-50 का चांस हो जाता है। तो अगर आपको नहीं आता है तो इस तरह की आप चीज़ों को एलिमिनेट करिए। अब इसको डिटेल में करेंगे। स्थापत्य कला के क्षेत्र में शेर शाह का योगदान अविस्मरणीय है। शेर शाह ने सासाराम में झील के अंदर टीले पर स्वयं का मकबरा निर्मित करवाया, जो पूर्वकालीन स्थापत्य की पराकाष्ठा और नवीन शैली के प्रारंभ का घोतक माना जाता है। इसके वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल थे, ये याद रखिएगा। वास्तुकार कौन थे? मीर मोहम्मद अलीवाल। यह मकबरा अष्टकोणीय है, ध्यान देंगे अष्टकोणीय की बात हो रही है। इसके अलावा शेर शाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तुड़वाकर, हुमायूं ने दीन पनाह को बनवाया था, उसको ये तुड़वाया और उसके स्थान पर दिल्ली के पुराना किले का निर्माण करवाया, और किले के अंदर शेर शाह ने किला कुना मस्जिद का निर्माण करवाया। किला कुना, रोहतासगढ़ दुर्ग, पटना शहर, शेरसूर नगर इत्यादि का निर्माण भी शेर शाह ने कराया था। इसको ध्यान देना है, रोहतासगढ़ दुर्ग भी पूछता है, पटना शहर, शेरसूर नगर इत्यादि का निर्माण शेर शाह ने भी करवाया था। तो इसने कम दिन शासन किया था, इसका दुर्भाग्य था कि ये मर जाता है, वरना ये लंबे समय तक अगर शासन करता तो आपको कुछ और ही इतिहास पढ़ने को मिलता है। आज मुगल शासन कभी सत्ता में नहीं आती, ठीक है, वापस हुमायूं का आना इसके मृत्यु के बाद ही संभव हो पाया। तो क्या कर सकते हैं, बैड लक। चलिए आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेर शाह के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, शेर शाह के प्रशासन के विषय में भी पढ़ना है आपको। पहला ऑप्शन क्या है? उसने अपने साम्राज्य को सरकार में विभाजित किया, अतः जिन्हें पुनः परगनाओं में अब विभाजित किया गया। बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता के शेर शाह सरकारों और परगनाओं पर सीधे प्रशासन करता था। ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, शेर शाह सूरी ने
देखिए इसका आंसर क्या होगा, से उसने अपने साम्राज्य को सरकार में विभाजित किया, उन्हें पुनः परिणाम में अब विभाजित किया गया, ये सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता के सीधे शेरशाह सरकारों में परिणाम पर सीधे प्रशासन करते हैं, ये गलत है, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, कि सीधे ही बिना कर्मचारी के कैसे होगा, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो हो जाता। चलिए इस प्रश्न को करना था, आंसर देखिए इसका। पहला ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, 1 and 2, और ना तो 1 ना तो 2, नाइदर 1 नाइदर 2। इसका आंसर क्या होगा, आप कर दीजिए इसका आंसर ये, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, केवल 1 होगा। ठीक है, डेप्थ में करते हैं इसको। शेरशाह सूरी ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, सिकदार ए सिकदारा और मुंसिफ ए मुंसिफा। सिकदार ए सिकदारा का पद अधिक सम्मान का था, वह एक सैनिक अधिकारी होता था तथा सैनिकों का एक सुदृढ़ दल उसके साथ रहता था। प्रत्येक सरकार कई परगना में बटे रहते थे, प्रत्येक परगने में एक सिकदार और मुंसिफ रहते थे। तो मतलब दूसरा वाला जो ऑप्शन था आप देख सकते हैं, इसमें सीधे कह रहा है क्या कि परगना पर सीधे प्रशासन करता था, नहीं ऐसा नहीं होता था। अगले प्रश्न को रुक करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। ये भी सूर्यवंश से ही संबंधित है, लेकिन इसमें आप 50-50 में फंसिएगा। देखिए कैसे, ऑप्शन देखिए, बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर शाह, तीसरा शेर शाह, चौथा इस्माइल शाह। बच्चे इसमें कहाँ कंफ्यूज हुए, बच्चे कंफ्यूज हुए शेर शाह और इस्माइल शाह, तो ये जानना जरूरी है। इसका आंसर क्या होगा एक बार कमेंट करेंगे आप लोग, क्या आप लोग भी कंफ्यूज हैं? नहीं है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, नहीं तो आंसर तो हम बता रहे हैं इस्लाम शाह होगा। इसका आंसर इस्लाम शाह होगा। सूर राजवंश का संस्थापक शेरशाह अफगानों का सूर जाति का था, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, अफगानों के सूर जाति का था। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने मुगलों को भारत से खदेड़कर सूर साम्राज्य की नींव डाली। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान के दौरान एक तोप के गोले में बेचारा शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन उसका उत्तराधिकारी होता है? उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह 1545 ईस्वी में जलाल खां नाम रहता है, वो इस्लाम शाह की उपाधि के साथ सत्ता पे बैठता है। ठीक है, इस्लाम शाह क्या करता है ना, अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित कर देता है, एक जगह ना करके उसने ऐसे टुकड़ियों में विभाजित करता है। तो ये इस्लाम शाह ने ही किया था। चलिए अगले प्रश्न की रुख करते हैं। किस मुगल शासक ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा ऑप्शन जहांगीर, तीसरा ऑप्शन शाहजहां, चौथा औरंगजेब। देखिए मुगल बादशाह कह रहा है गंगा नदी के उद्गम स्थल पता लगाने के लिए किसी ने तो भेजा था सर्वेक्षण, उसके बारे में बात हो रही है। आप इसका आंसर बताएंगे? देखिए इसका आंसर होगा अकबर। मुगल बादशाह अकबर ने गंगा नदी का उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था। सीधा भेजा था, जानना चाहता था कि भाई गंगा आती कहाँ से। पहले के लोग के लिए टेक्नोलॉजी था नहीं, तो वो लोग पता लगाने के लिए इस तरह दल को भेजते थे। जैसे क्या होता है कि जब क्या कहते हैं, पुर्तगाली ही वापस भारत आए थे, वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसको भी ढूंढते हुए आया था। ऐसा नहीं था कि उसे पहले से पता था कि भारत कहाँ पे स्थित है। क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका पहुंच गया भारत ढूंढते ढूंढते, तो उसने भी ढूंढा था, तो पहले के लोग ढूंढते थे तो उसके लिए दल भेजते थे। तो इस तरह बादशाह अकबर ने भी भेजा था गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था। किसके लिए? अकबर का गंगा का उद्गम स्थल पता लगाने के लिए। मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य तो तिब्बत में धर्म प्रचार करना था, ठीक है, फिर भी उन्होंने गंगा नदी के उद्गम स्थल का पता लगाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया और उनके दस्तावेज भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खोजकर्ता में एक शाही दूत था। सभी खोजकर्ताओं ने सर्वसम्मति से दावा किया था कि मानसरोवर गंगा का वास्तविक उद्गम स्थल है। इन लोगों ने मानसरोवर गंगा को ही कहा कि वास्तविक उद्गम स्थल है गंगा का, और अलकनंदा नदी को ही बोला कि वास्तविक गंगा है। तो सबसे पहले अकबर ने प्रयास किया था। ये बिल्कुल नवीन प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। जब अकबर ने चित्तौड़ के किले को घेरा था तब निम्नलिखित में से किसने 4 महीने तक उसे सुरक्षित रखा? देखिए बहुत फेमस है, मतलब अकबर का महाराणा प्रताप, उदय सिंह, इनसे लड़ाई काफ़ी फेमस है। ऑप्शन क्या है? उदय सिंह, राणा प्रताप, भामाशाह, जयमल। बच्चे गलती क्या की? उदय सिंह टिक मार दिए, पर आंसर तो ये बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा जयमल। अब मेवाड़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ के राजपूत शासकों ने मुगल शासक का सदैव विरोध किया। आपको मतलब काफ़ी चर्चित है मेवाड़। वर्ष 1567 में जब मेवाड़ शासक राणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उदय सिंह क्या करता है? अकबर का अधीनता नहीं स्वीकार करता है, तो जाहिर सी बात है अकबर आक्रमण करेगा। आक्रमण करता है तो राजा को बचाना होता है, तो क्या करते हैं? राजा को भगा दिया जाता है। भाई राजा को बोला जाता है आप छिप जाइए जाके जंगल में। अब उनके जो सेनापति थे
और सेनापति ने क्या किया था, 4 महीने तक किले को बचा के रखा था। उन्हीं का नाम है। उसमें दो सेनापति थे, एक हमारा जयमल थे, एक फतेह सिंह थे। ये युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन इन्होंने आखिरी सांस तक किले को सुरक्षित रखा। तो ये हमारा इतिहास है। आपको जान के हैरानी होगी कि मतलब पता है कि मरेंगे, फिर भी उन्होंने युद्ध किया। अब अकबर ने 1568 में किले पर अधिकार किया और उसमें 30,000 राजपुत्र का कत्ल हुआ था। 30,000 राजपुत्र का कत्ल हुआ था। तो फतेह सिंह, जयमल, 2 लोग थे। यहाँ ऑप्शन एक ही था जयमल, तो आपको जयमल टिक मारना था सीधे सीधे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? पहला ऑप्शन है 1615, दूसरा ऑप्शन 1615, तीसरा 1516, चौथा ऑप्शन क्या है 1614। बनाइए, ये क्वेश्चन आसान है, प्योर फैक्ट है और ज़्यादातर लोग इसको बना जाएंगे। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपको आता होगा। ये आंसर होगा 1615। 1615 इसका आंसर होगा। जहांगीर के दरबार में आता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि टॉमस रो किसके दरबार में आया, तो भाई जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है, ये काफ़ी मतलब शिष्टमंडल का नायक सर, मतलब काफ़ी शिष्टता के साथ आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। पहले जूता खोला था, जूता खोल के जाके झुका था जहांगीर के आगे। तो सर टॉमस रो के 1615 में आता है। 15 से 19 तक ये क्या था, 4 साल भारत रहा। तो अपने गुरु एडवर्ड टेरी के साथ यहाँ लगभग 3 वर्ष तक रहा। उसने व्यापारिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, इसका मेन मकसद क्या था मिलने का, मेन मकसद था इसके मिलने का भाई कि जहांगीर से मिले और व्यापार करने का परमिशन ले। उसी के सिलसिले में बात करने आया था। तो जहांगीर उस समय था। अब ये आया तो क्या किया, अंग्रेज सब काफ़ी चालाक थे। ठीक है, तो मिलने का जो उपहार देने का जो सिलसिला है इन्होंने शुरू किया, इन्हीं का देन है। मतलब मिले तो उपहार देते थे। तो ये क्या किया कि अपने साथ साथ कीमती उपहार लेके आया था। वो क्या देता है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां को देता है, उसका साला आसफ और खुर्रम को देता है, मतलब बेटे को। तो बहुमूल्य उपहार देने के बाद किसी का भी होता है कि चलो भाई इतना उपहार दिया है तो जो कह रहा है वो सुन ले। तो वैसे भी जहांगीर जो था नूरजहां का सुनता ही था। जाहिर सी बात है कि नूरजहां का काफ़ी वर्चस्व था जहांगीर के समय। तो बाद में जहांगीर से मांडू में और अहमदाबाद में ही मिलता है। तो फरमान जारी करके कुछ व्यापारिक सुविधाएं जहांगीर प्रदान कर देता है। सर टॉमस रो सूरत में व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा। तो ये जिस मकसद से आया था उसमें सफल हुआ है, तो सूरत में सफल रहा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या था, मनसबदारी प्रथा व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनसबदारी प्रथा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब डेप्थ में पढ़ना होता है आपको, आप इसके बारे में जानेंगे। ये होता है कि मनसबदारी प्रथा हम सिर्फ नाम जानते हैं पर इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। अब यहाँ क्या पूछ दिया, देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है कौन सा कथन सही है, मतलब 3 तो गलत होगा, इसमें एक ही सही है। तो चारों पढ़िए पहले ध्यान से। सेना के सभी सिपाहियों को मनसब आवंटित किया जाता था। ध्यान से देखिएगा ना तो आपको ऐसे ही पकड़ में आ जाता है। सेना के सभी सिपाहियों को कैसे मनसब आवंटित किया जाएगा? भाई सेना में एक कोई प्रमुख होगा उसी को आवंटित किया जाएगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि सारे सेना में एक सिपाही को मनसब दिया जाए, तो भाई गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, सामान्यतः वंश के आधार पर मनसब दिए जाते थे, ये भी गलत है। वंश के आधार पर नहीं दिया जाता था, पोस्ट पे दिया जाता था जो उस पद पे होता था। मनसबदारों के पद और वेतन के जात नामक संख्यात्मक पद नाम द्वारा सूचित किया जाता था। देखिए यही सही हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। मनसबदारों को कभी भी नगद में भुगतान नहीं किया जाता था, ये गलत है। ये हमेशा नहीं हुआ कि हम हमेशा आपको ज़मीन ही दे देंगे, हर बार नहीं होता था, कभी कभी नगद भुगतान भी किया जाता था। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन स्टेटमेंट वाइज दिख गया या ज़्यादा बड़ा दिख गया वो गलत, मतलब वो भारी ही होगा। बस उसको एक बार ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। अब बस ये करेंगे कि 1 से 2 बार पढ़ेंगे। आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, आप दोबारा पढ़ो, समय बहुत रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ना है, 2 बार ऑप्शन पढ़ना है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसमें भी क्या दिया हुआ है, एक तरफ ईयर दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है मतलब कब शुरू हुआ। तो 1564 में 10 साला प्राणी, 75 में महजर की उद्घोषणा, 69 में जजिया का उन्मूलन, 1580 में इबादत खाने की स्थापना। जनरली देखिए अकबर के शासनकाल में जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं उसको यहाँ दिया हुआ है, उसको मिलान करना है। देख लें, हाँ मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। अब देखिए 10 साला प्रणाली कब हुआ है, 10 साला प्रणाली कब हुआ है, सीधे लेके आइए इसको 1580। एक अडी महजर की उद्घोषणा, 1575। सही है, बिल्कुल सही है। सॉरी
1575 में इबादत खाना हुआ है, ये गलत हो जाएगा, सॉरी। महजर की आप 1579, 1579 79 जो, तो 1579 टिक करेंगे। 1564 में क्या हुआ था? जजिया, जजिया का उन्मूलन 1564 में हुआ था, ठीक है। अब एक आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, वो बताइएगा, दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? आप कमेंट में जरूर बताएंगे दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी। चलिए इसका आंसर करते हैं हम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। आप ऊपर हम मिला चुके हैं, आप ध्यान से देख लेंगे। इसका आंसर सी डी बी ए होगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। देखिए आप इसमें सिर्फ एक बनाते ना तो आपसे सब बन जाता। ध्यान से देखिए, एक बनाते सिर्फ। दासाला प्रणाली 1580 करते हैं, मतलब ए का सीधे हो जाएगा डी। यहाँ देखिए 4 में ए दिया है, एक ही ऑप्शन ही है, तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाता है, ये सारा ऑप्शन गलत हो जाता है सिवाय सी के। अगले प्रश्न को रुख करेंगे। शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार लाने वाला अमीर कौन था? देखिए शाहजहां की बात हो रही है। पहला ऑप्शन आसफ खां, दूसरा महावत खां, तीसरा खाने जमा, चौथा मुर्शिद कुली खां। ये बच्चे ज़्यादातर गलत किए हैं इसमें। शाहजहां का बात हो रहा है तो उनको लग रहा है कि भाई मुर्शिद कुली खां तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो बाद में आया था, पर आंसर यही होगा, मुर्शिद कुली खां ही होगा। शाहजहां ने मुर्शिद कुली खां खुरासानी की सहायता से दक्षिण की लगान व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को ठीक किया। देखिए टोडरमल जो था, टोडरमल मलिक अंबर जो थे, ये लोग भी क्या करते थे, मतलब कर व्यवस्था में सुधार करते थे। जनरली इनका काम यह था, कर, टोडरमल तो काफ़ी फेमस है अकबर के समय से ही, लगान व्यवस्था ये लोग देखते थे। तो पहले क्या था कि भूमि पर कर लिया जाता था, तो भूमि को पहले नापना जरूरी है कि भाई किसका कितना उत्पादन हो रहा है, तभी तो आप कर डिसाइड कीजिएगा। तो राजा टोडरमल ने काफ़ी सुधार किया था वो अकबर के समय। तो बाद में जब बात हो रही है शाहजहां की, तो उस समय मुर्शिद कुली खां ने उन दोनों के, मतलब उन दोनों ने जिस कार्य को किया था उसमें उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया, और कर सुधार के लिए उन्होंने भी क्या किया, भूमि का पैमास किया। पहले तो क्या किया, भूमि को 2 भागों में बांटा। पहला 2 भागों में बांट के उसमें एक एक मतलब दीवान को सेलेक्ट किया भाई, कि दीवान को रखा, बोला कि आप लोग क्या करेंगे, भूमि की पैमाइश करेंगे, उससे कर वसूलेंगे, और इस तरह मतलब उत्पादन के आधार पर कर वसूला जाता था। तो सबसे पहले भूमि की पैमाइश, मतलब भूमि को नापा जाता था, फिर कर उसके हिसाब से कर लिया जाता था। तो यहाँ आंसर होगा मुर्शिद कुली खां। और ये आप जान को हैरानी होगा कि यहाँ मतलब जब नियुक्ति की जाती थी तो उनमें ये देखा जाता था कि सबसे पहला गुण ईमानदारी और विश्वासी होना चाहिए, क्योंकि भाई टैक्स लेकर कोई भाग गया तो समझ में आ रहा है क्या होगा, तो ये मुश्किल है। तो वहाँ पे जो भी नियुक्ति होती थी, ईमानदार और विश्वासी लोग, वफादार लोग को नियुक्त किया जाता था, इसलिए ये सब नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरो के खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? पहला ऑप्शन फ्रांसवा बर्नियर, दूसरा जया बैपिस्ट ट्रेवनियर्स, तीसरा जया द थेवेनो, चौथा है एबे बार्थेलेमी कारे। देखिए ये सारा विदेशी नाम है, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुआ, बट कोई बात नहीं, आप इसको देखेंगे। हमको अच्छे से पता है कि इसमें 2 नाम तो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, ये तीसरा और चौथा आपको पता भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो बर्नियर के बारे में जानते होंगे क्योंकि उसके बारे में चर्चा मिलता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसमें ही बच्चे गलती किए, बर्नियर को ही टिक मारे, पर ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ट्रेवनियर्स होगा, ठीक है। ट्रेवनियर्स क्या है? फ्रांसीसी व्यापारी था, सीधा बात था, वह फ्रांसीसी व्यापारी व यात्री था, पेशे से एक जौहरी था। तो जब जौहरी रहेगा तो वो किसका बात करेगा? हीरा और खदान का ही बात करेगा, क्योंकि जौहरी को ही पता रहेगा कि कौन सा हीरा असली है, कौन सा हीरा नकली है। तो शाहजहां के शासनकाल में भारत का यात्रा किया ये आदमी। भारत में हीरो के खानों का उल्लेख करने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रथम यूरोपीय यात्री था जो भारत के हीरो के खदान के बारे में बताता है। ट्रेवनियर्स को ब्लू हीरे की खोज व बिक्री के लिए जाना जाता है। ट्रेवनियर्स ने शाहजहां के काल में शाही खजाने के जवाहरात आदि का भी मूल्यांकन करने के लिए बुलाया जाता था। तो इतना इंपॉर्टेंट आदमी है कि इसको शाहजहां खुद बुलाता था कि भाई आओ जांच करके बताओ कि असली है कि नकली है। तो काफ़ी बेहतरीन जौहरी था और प्रथम यूरोपीय यात्री था। तो ये अपने चर्चा करता है, ठीक है ना। अब ये अपने विस्तृत रूप से चर्चा करता है, पुस्तक में चर्चा करता है भारत के हीरे के बारे में और हीरे के खदानों के बारे में। चलिए आखिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। कब औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की? ये प्योर फैक्ट है भाई, आलमगीर की उपाधि कब धारण करती है? जनरली राजा जब राज सिंहासन पर बैठते थे तभी एक उपाधि धारण करते थे, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। तो औरंगजेब के बारे में आपको अच्छे से पता है, दारा सिकों से युद्ध करता है, उसे जीतता है, तब जाके वो सिंहासन पर बैठता है। तो जो आदमी इतना ताम झाम करके लड़ के और जाके सिंहासन पर बैठेगा तो उपाधि धारण करेगा,
ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है 1658, दूसरा 1659, तीसरा 1660, चौथा 1661। तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग, फैक्ट है, जिनको याद होगा वो आसानी से कर जाएंगे। 1659, देखिए 1659 दिया ऑप्शन नंबर बी। खजुआ का युद्ध जनवरी 1659 तथा देवराई का युद्ध अप्रैल 1659 में अपनी निर्णायक विजय के बाद जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में किया। इस अवसर पर अबुल मुजफ्फर मुहम्मदीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर शाह गाजी की उपाधि धारण की। ध्यान रखेंगे, बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। तो ये क्या करता है, पहले क्या था कि बड़े बेटे को मतलब ज्येष्ठ बेटे को उत्तराधिकारी बनाया जाता था, तो उसके नियम को ये अवहेलना करता है। शाहजहां का पूरा मन था कि दारा सिकोह बने, पर ये तो मानने वाला था नहीं। ये युद्ध करता है, दारा सिकोह को हराता है, फिर उसका कत्ल करता है, उसके बाद ये राजा बनता है, शाहजहां को कैद करता है, ठीक है। तो 1659 में ये सारा का मतलब आलमगीर की उपाधि धारण करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए शिवाजी का बात हो रहा है, मराठा साम्राज्य भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना होता है, शिवाजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है कि शिवाजी ने अंग्रेजों के साथ समझौता वार्ता करने के लिए एक राजदूत को बंबई भेजा। दूसरा, उनका मुख्य उद्देश्य डंडा राजपुर के सिद्दी के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करना था। तीसरा, वे ग्रेनेड, तोप और अन्य गोला बारूद की आपूर्ति चाहते थे। शिवाजी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, शिवाजी के बारे में काफ़ी चर्चा है, फिल्म बनता है, सीरियल बनता है, पर शिवाजी किसी मतलब राजवंश से नहीं थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना एक शासन स्थापित किया, मराठा को एकत्रित किया, मराठा साम्राज्य का विस्तार किया, और सबसे बड़ा बात कि मुगल डरते थे शिवाजी से, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब औरंगजेब जैसा आदमी, औरंगजेब के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, उस समय शिवाजी ने किला जीता है, और औरंगजेब मजबूर किया मतलब किसको, शिवाजी को, कि भाई पुरंदर की संधि करता है, उसमें मजबूर करता है, फिर भी वहाँ से भाग जाते हैं और फिर से शासन करते हैं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है, जब पुरंदर की संधि करता है तो होता है ये कि भाई वहाँ जब कैद कर लिया जाता है शिवाजी को, तो वहाँ से जब भागते हैं तो बोलते हैं कि पता लगाओ कि यार सबसे ज़्यादा ये औरंगजेब को दिक्कत हमसे क्यों है। तो पता लगाता है तो उसको पता चलता है कि भाई वो क्या होते हैं, पुणे को एक बार लूटे रहते हैं। तो लूटे रहते हैं तो कहता है कि आप पुणे को जो लूटे ना, इसलिए उसको ये पसंद नहीं आया ये चीज़ कि भाई उसके शासनकाल में पुणे को कोई लूट ले। कहता ऐसा, तो फिर शिवाजी क्या करते हैं, दोबारा लूटते हैं पुणे को। मतलब गजब का जज्बात था, मतलब इतना साहस, अदम्य साहस, जान के हैरानी होता है कि मतलब हमारा इतिहास में ऐसे ऐसे लोग भी थे, अदम्य साहस। सोचिए कि जिस चीज़ से एक शासन कर पूरे भारत में, मुगल शासन में एक औरंगजेब काफ़ी कट्टर, उस इंसान को सामने वाला चुनौती देके जाके पुणे को जीत जाए, दोबारा लूट के आते हैं, तो बेहतरीन था। एक छोटा सा इंसिडेंट था जो हम आपसे चर्चा की है, ठीक है। चलिए शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि सही उत्तर चयन करना है। शिवाजी दूरगामी थे, मतलब काफ़ी महत्वाकांक्षी भी थे और दूर का सोचते भी थे। गुरिल्ला युद्ध के रूप में प्रसिद्ध थे। देखिए मराठा का ताकत ही था गुरिल्ला युद्ध, क्योंकि पहाड़ी एरिया में ये लोग रहते थे, तो इनको पता था कि पहाड़ का कौन सा रास्ता किधर से जाता है, किधर से निकलता है। अब सोचो कि कोई इंसान को मैदान में लड़ने का आदत हो और कोई आए, अटैक करे, भाग जाए, और भाग जाए तो कहाँ भाग जाए पता ही नहीं चले उसको। तो गुरिल्ला युद्ध में काफ़ी फेमस थे। तो मराठा का विस्तार इन्होंने ऐसे ही किया था, चूँकि सेना नहीं था इनके पास, तो अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा करके इन्होंने एक मतलब गुरिल्ला युद्ध के पद्धति को अपना करके किला को जीता था। अब इसमें पहला क्या है, शिवाजी ने अंग्रेजों के साथ समझौता वार्ता करने के लिए राजदूत को बम्बई भेजा था। बिल्कुल सही है ये। अब क्यों भेजा होगा भाई, उद्देश्य क्या होगा? अंग्रेज के बारे में था, अंग्रेज तोप गोला बारूद ये सब का इस्तेमाल करते थे। शिवाजी भी चाहते थे, शिवाजी मतलब था कि वो गुरिल्ला युद्ध में तो ठीक थे, लेकिन उनको पता था कि भविष्य में अगर हमको जीतना है या बने रहना है तो तोप के लिए तो भाई गोला बारूद चाहिए ना, तोप चलाओगे कैसे? तो तोप चलाने के लिए गोला बारूद चाहिए, और अंग्रेज इसमें माहिर थे। तो ये ना अपने समझौता वार्ता करने के लिए एक राजदूत को बम्बई भेजे थे, ये बिल्कुल सही है। उनका मुख्य उद्देश्य डंडा राजापुर की सिद्धि के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करना था। हाँ ये भी सही है। देखिए सिद्धि लोग कौन थे? सिद्धि लोग क्या थे ना कि समुद्र पे काफ़ी वीर थे, समुद्री वीर थे। मतलब इनका जैसे गुरिल्ला युद्ध का पद्धति अपनाते थे, वो समुद्र में वीर थे। तो ये गुरिल्ला युद्ध में वीर थे और वो समुद्री वीर थे। तो अब समुद्र में ही जाते थे तो मराठा लोग, तो क्या होता था, सिद्धि लोग उनको लूटपाट कर लेते थे। तो इनको ना उस पर कब्जा करना था। डंडापुरी, राजपुरी के सिद्धि जो थे, उस एरिया पे कब्जा करने के लिए ये अंग्रेज से सहायता के लिए अपने राजदूत को भेजे थे, ताकि इनको ग्रेनेड, तोप और गोला बारूद दीजिए, ताकि ये क्या कर सके कि डंडा राजपुरी के सिद्धि को समुद्र में हरा सके। तो ये मेन था पर्पस, ठीक है। अब जब तीनों सही है तो आप देखिए इसमें 1 2 3 किसमें है?
ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 बिल्कुल सही है, आप इसको टिक मार देंगे। मराठा शासक शिवाजी की उत्कृष्ट इच्छा थी कि समुद्र की ओर राज्य का पश्चिमी सीमा का विस्तार किया जाए। देखिए समुद्र में पश्चिम की ओर विस्तार करना भी एक बहुत बड़ा वजह था, जिससे मजबूत जहाजी बेड़े द्वारा देश की सुरक्षा के साथ साथ विदेशों के व्यापार भी हो सके। व्यापार भी जरूरी था भाई, सिर्फ युद्ध करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, आर्थिक व्यवस्था अच्छा होने के लिए व्यापार भी होना चाहिए। तो जब आपका विस्तार होगा तो आप व्यापार करोगे। तो समुद्र एकमात्र उस समय रास्ता था मतलब व्यापार का, क्योंकि बड़े बड़े जहाज जाते थे, एरोप्लेन नहीं था उस समय, ट्रेन नहीं थी, तो दूसरे देश से व्यापार के लिए समुद्र बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता था। तो जहाज जाते थे। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जहाज के मामले में अपना बहुत कमजोर था, मतलब मुगल शासन में भी कोई ऐसा नहीं था जो नेवी सिस्टम पे काम किया हो, और मराठा में भी वही स्थिति था। तो ये लोग अंग्रेज काफ़ी थे, अंग्रेज का मतलब था नेवी सिस्टम मजबूत था, पुर्तगाली का मजबूत था। तो ये व्यापार के उद्देश्य से पहला भेजे। दूसरा ग्रेनेड चाहिए था, तोप चाहिए था, गोला बारूद चाहिए था, इसलिए भेजे थे। और तीसरा था डंडा राजपुरी की सिद्धि के विरुद्ध उनको अंग्रेज से सहायता प्राप्त करना था, ताकि वो उस पर जीत सके। ठीक है, हालांकि युद्ध स्थल में वो अजय थे, पर समुद्र में उनका थोड़ा सा मराठा का कमजोर था, और गुरिल्ला युद्ध में ही वो मजबूत थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते थे, थोड़ा लंबा हो गया। मुगल काल में करोड़ी कौन थे? देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, करोड़ी सबसे आपको क्या लगता है? क्या वो व्यापारी होगा, या बैंकर्स होगा, या भू राजस्व अधिकारी होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? ऋण देने वाला तो करोड़ी नहीं होगा, ठीक है, भू राजस्व अधिकारी होता था। इनका नाम करोड़ी क्यों पड़ा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। इनको 1 करोड़ दाम जो है इकट्ठा करना पड़ता था, 1 करोड़ दाम, इसलिए इनको करोड़ी कहा जाता था। 1 करोड़ दाम का मतलब क्या हुआ, 2.5 लाख रुपये उस समय के हिसाब से। एक रुपये में 40 दाम होता था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई? ये बड़ा नवीन क्वेश्चन है, और हम जानते हैं इस क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग फंस जाएंगे। चलिए इसका ऑप्शन देखिए, अकबर, दूसरा ऑप्शन जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा औरंगजेब। क्वेश्चन क्या है, भारतीय शास्त्रीय संगीत, देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत कह रहा है पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह काल में हुई? संगीत का बात आएगा तो आप क्या करिएगा, जैसे ही आप ऑप्शन देखिएगा औरंगजेब को काट दीजिएगा, औरंगजेब को काटिएगा, वहीं पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। मतलब औरंगजेब को ही नहीं काटना था भाई, औरंगजेब ही सही है इसमें, क्योंकि आपको लगता है कि औरंगजेब तो था वो संगीत पे रोक लगा दिया था, तो भाई संगीत का तो बात औरंगजेब के समय होगा ही नहीं। पर यहीं पे बच्चा फंसता है, प्रतिबंध संगीत पे लगाए थे, पर यहाँ बात हो रहा था किसका? देखिए प्रश्न को देखिए, यहाँ बात हो रहा था रचना का, ठीक है, फारसी कृतियों की रचना। भाई इस तरह के प्रश्न में ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, और यही छोटा छोटा गलती आपको कट ऑफ पार कराता है। तो इतना तो आसान नहीं होना चाहिए कि तुरंत देखें और तुरंत मार दें। भाई 2 बार ऑप्शन पढ़ो, 1 बार क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, कुछ तो कीवर्ड पकड़ेंगे। कीवर्ड जहाँ आप पकड़ेंगे चीज़ें क्लियर होनी शुरू होगी। यद्यपि औरंगजेब ने भारतीय शास्त्रीय संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, और ये बिल्कुल सही है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया था, तथापि संगीत विद्वानों के व्यक्तिगत प्रयास से संगीत का सर्वाधिक विकास उसी के काल में हुआ। पर संगीत का विश्वास, देखिए जिस चीज़ पे आप रोक लगाते हैं ना, लोग उसको छुप के करने लगते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रतिबंध लगा दिए तो उसका विकास नहीं होता है, ठीक है। उसके शासनकाल में संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तिका लिखी गई, मतलब फारसी में सबसे अधिक संगीत पर पुस्तकें लिखी गई। मिर्जा रोशन जमीन ने अहोबल के संगीत परिजात का अनुवाद किया। फ़कीरुल्लाह ने मान कौतूहल का राग दर्पण के नाम से अनुवाद करके औरंगजेब को समर्पित किया था। मतलब आपको जान के हैरानी होगा कि जो प्रतिबंध लगा दिया है सम्राट या राजा शासन करने वाला, अगर सोचिए कि आप एक किताब लिख के उसके आगे समर्पित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जान का मतलब रखता है, चिंता नहीं था इनको। फ़कीरुल्लाह ने मान कौतूहल के राग दर्पण के नाम से अनुवाद करके औरंगजेब को समर्पित किया था। तो ये प्रश्न फसाद रखता है, तो इस तरह के प्रश्न को ध्यान में रखेंगे, और ये प्रश्न सिर्फ हमारे ही सेट में देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। पुरंदर की संधि 1665, देखिए कब हुआ था? 1665, ये ध्यान में रखना है आपको, मतलब ये याद होना चाहिए कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। नींद में भी कोई पूछे 1665 बोल देना है। निम्नलिखित शर्तों में से कौन सा सत्य नहीं है? पुरंदर की संधि हुई थी, और बड़ा इंपॉर्टेंट ये संधि है। अब क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब यहाँ और डिफिकल्ट क्या कर दिया, सत्य नहीं है कर दिया। मतलब भाई कुछ सत्य होगा, कुछ सत्य नहीं होगा। तो जब सत्य आपको पता होगा तभी तो नहीं कर पाइएगा, तो नहीं तो ऐसे ही बहुत डेंजर होता है। अगले प्रश्न की ओर इसी का ऑप्शन देखते हैं। शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को समर्पित करने थे। जाहिर सा बात है कि संधि होगा तो शिवाजी कमज़ोर थे, और औरंगजेब उस समय मजबूत था, ठीक है। तो शिवाजी को जब बुलाया जाएगा संधि के लिए तो किला तो छीना ही जाएगा, ये बिल्कुल सही है।
ठीक है, ये सही है, ध्यान देना है, ये पुरंदर की संधि में 1665 में सही है। दूसरा क्या है, शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब की सेवा में भेजना स्वीकार कर लिया। तीसरा, संभाजी को 5000 मनसब प्रदान किया गया। चौथा, शिवाजी से यह अपेक्षा नहीं थी कि मुगल सेनापतियों को बीजापुर अभियानों में सहायता प्रदान करें। आंसर बताइए क्या होगा, इसमें सत्य नहीं है उसका क्या बात हो रहा है। ये पहला तो हमने देख लिया कि ये तो सही में पकड़ा जा रहा है कि मतलब ये सही है। दूसरा क्या, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब की सेवा में भेजना, बिल्कुल ये भी सही है, मतलब कैद ही में था, उन्होंने नहीं माना तब कैद किया गया, नहीं तो संभाजी को लेके गए थे शिवाजी अपने साथ। संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। चौथा क्या है, शिवाजी से यह अपेक्षा नहीं थी कि वह मुगल सेनापतियों को बीजापुर अभियानों में सहायता प्रदान करे। ऐसा कोई बात नहीं था, संधि में बीजापुर की सहायता के लिए ज़रूरत ही क्या थी उसकी ज़रूरत ही नहीं, उनको तो शिवाजी से ही प्रॉब्लम था। तो ये आप गलत हो जाता है, 3 जब सही है तो चौथा ऐसे ही गलत हो जाता है, फिर भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ये हमारे सेट का आखिरी प्रश्न है और ये भी उसी से रिलेटेड है, मराठा से ही रिलेटेड है। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए क्या होता है, शिवाजी का अष्टप्रधान के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, वो काफ़ी फेमस है। 100 प्रश्न में सारे प्रश्न तो आप नहीं डाल सकते हैं, कुछ आप फुल लेंथ में भी करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा चुन चुन के प्रश्न को डालना पड़ता है कि आप रिवीजन भी कर ले और चीज़ें भी हो जाए। आखिरी प्रश्न क्या है, पहला ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, दूसरा ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, तीसरा है नारायण राव, चौथा माधवराव प्रथम। 2 के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम। नारायण राव और माधवराव में आपको ही दिक्कत आएगा, तो काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला बालाजी विश्वनाथ सही है भाई, पेशवा बहुत इंपॉर्टेंट था। पेशवा के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं हम आपको। शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा एक पद था, ठीक है। पेशवा जब शिवाजी की मृत्यु होती है और संभाजी शासन में आते हैं, संभाजी के शासन के बाद मतलब थोड़ा सा बाद में या उसी शासनकाल के दौरान पेशवा काफ़ी मजबूत हो जाता है पद, और आगे जाके पेशवा ही शासन करता है मराठा में। ये जान के आपको हैरानी होगी कि मेरा मराठा में पेशवा ही शासन करता है। तो पेशवा बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रधानमंत्री कहा जाता था इसको, उतना पावर रखता था पेशवा। तो मराठा पेशवा में बालाजी विश्वनाथ कब से कब तक शासन किए? 1713 से कब तक? 20 तक। बाजीराव प्रथम 1720 से 40, बाजीराव प्रथम 1720 से 40। तो 1 और 2 सही है, ध्यान देंगे 1 और 2 सही है। इसमें 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 1 3 और 2 1 है। 2 ऑप्शन ए और डी दोनों में से कोई एक होगा, इतना ही पता है, ठीक है। अगला क्या है? अगला नारायण राव है। नारायण राव कब से कब तक करता है? 1772 से 1773। ध्यान देंगे, नारायण राव 1772 से 1773। चौथा है माधवराव द्वितीय, 1774 से 1796, 1774 से 1796। तो माधवराव द्वितीय है, लेकिन यहाँ माधवराव प्रथम की बात हो रही है। तो माधवराव प्रथम कब करता है? 1761 में करता है, और यहाँ नारायण राव 1772 में करता है। तो जाहिर सा बात है माधवराव पहले आएगा और नारायण राव बाद में आएगा, मतलब 4 पहले हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 1 नंबर, ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा, और ये 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 4 3 हम टिक करेंगे और इसको सही करेंगे। इस तरह हमारा 100 का 100 प्रश्न डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। इस तरह के प्रश्न सिर्फ हमारे सेट में देखने को मिलेगा, जहां आपको उच्च स्तर के प्रश्न दिखेंगे, 30 से 35 नवीन प्रश्न दिखेंगे, और आपको प्रश्न को बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, चुनौतीपूर्ण होगा और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के संभव नहीं है कि आप इसको कर जाए, ठीक है। और रिवीजन ही करना है आपको, रिवीजन, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आप पढ़े हैं पर वो दिमाग से निकल जाता है। जब हम टेस्ट नहीं लगाते हैं तो दिमाग से निकल जाता है। आप देख सकते हैं मेन स्ट्रीम, यह दिनकर गोलंबर, पटना के दिनकर गोलंबर V2 मॉल के ठीक सामने 3rd फ्लोर पे आप आ जाएंगे, वहाँ पे ये टेस्ट चलता है मेन स्ट्रीम का। ये सेक्शनल टेस्ट 1 का डिस्कशन हमने कराया है। अभी अगला टेस्ट 19 तारीख को होने वाला है, मतलब संडे के संडे हम सवेरे 10 बजे कराते हैं, वहाँ पॉलिटी का होगा। इसके बाद अभी हम डिस्कशन जो करेंगे मॉडर्न का करेंगे, ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, और इसकी व्याख्या मतलब काफ़ी विस्तार में हम देते हैं। आपको देख के हैरानी होगा, हम दिखा देते हैं, एक बार देख सकते हैं, ठीक है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, काफ़ी विस्तार में करते हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, और बिल्कुल विस्तार में किया जाता है।
ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे 1 लाइन 2 लाइन का हमारा आंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। विस्तार में किया जाता है और जितना ज़रूरी है उतना फैक्ट कवर किया जाता है, ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगा कि पिछले साल जब से हमने सिर्फ 5 फुल लाइन टेस्ट करा था, उसमें 11 क्वेश्चन हमारे सेम आए थे बीपीएससी 71वीं से। तो खैर वो दूसरी बात है, पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम मतलब उस स्तर के प्रश्न को कराते हैं जहाँ संभावना होती है कि आप आसानी से जाके वहाँ बना ले जाएंगे या आप कर जाएंगे अगर हार्ड क्वेश्चन भी आएगा तो ज़रूर आइए, एक बार हमारे ऑफिस विजिट कीजिए और टेस्ट देने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए ताकि मेंस में आप सम्मिलित हो सके, क्योंकि पहला मंजिल प्रीलिम्स है और प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा तो फिर मेंस कैसे लिखिएगा। तो चाहे आप मेंस की कितनी भी तैयारी करें, प्रीलिम्स क्लियर करना ज़रूरी है। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के साथ।